हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 8th की पॉलिटी एनसीईआरटी स्टार्ट की हुई है, जिसके 5 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। कौन कौन से 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं हमने। तो उनमें से है भारतीय संविधान के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता की समझ पढ़ी। फिर इकाई 2 में संसद और कानूनों का निर्माण में हमने संसद और कानूनों की समझ के बारे में पढ़ा। और लास्ट टाइम हमने न्यायपालिका का चैप्टर किया था, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक न्यायपालिका से रिलेटेड ही है, लेकिन है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। आपराधिक न्याय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, क्या होती है आपराधिक न्याय प्रणाली। तो देखिए, आपने कोई क्राइम किया या फिर आप किसी क्राइम में फंस गए, तो आपको उस अपराध से न्याय तक पहुंचने की पूरी क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि जांच में पुलिस की क्या भूमिका होती है, कि कोई भी कहीं पर भी कुछ भी क्राइम हो रहा है तो उसमें पुलिस का क्या रोल है, ठीक है। फिर पुलिस के रोल के बाद सरकार का क्या भूमिका है, मतलब सरकारी वकील जो है उसकी क्या भूमिका है, न्यायाधीश की क्या भूमिका है, और निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। इन सब के बारे में हम आज इस चैप्टर में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने ना काफ़ी बार कई कई जगह फिल्मों में, सीरियल्स में ये देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर जो है ना, वो अक्सर रिपोर्ट दर्ज करते हैं, ठीक है, और फिर अपराधियों की गिरफ्तारी करते हैं। तो वो रिपोर्ट कैसी रिपोर्ट होती है, वो जो रिपोर्ट वो दर्ज करते हैं वो कैसी रिपोर्ट होती है भाई। वो रिपोर्ट एफआईआर होती है, ठीक है। क्या होती है वो एफआईआर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, ठीक है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपका पर्स चोरी हो गया, आपकी बाइक चोरी हो गई, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाएंगे, है ना। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। आप उसमें बताएंगे कि क्या कुछ आपके साथ हुआ है, ठीक है। अगर आपको किसी पे संदेह है या आप जिसने चोरी की उसको जानते हैं, समय, तिथि, स्थान, सब कुछ आप बताएंगे, वो उसमें नोट डाउन करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, है ना। उसके बाद क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका यही होती है कि जो पुलिस है ना, उसका एक महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। आपके साथ चोरी हुई, आपका पर्स चोरी हो गया, आपने पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवाई, तो उसके बाद जो पुलिस है उसका फर्स्ट काम होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है, तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल कर देती है। देखो क्या होता है कि आपने एफआईआर फाइल की, अब पुलिस ने कुछ सबूत इकट्ठा की, इन्वेस्टिगेशन की, उसमें कुछ सबूत आए पुलिस के पास, ठीक है। कहीं पे मर्डर हुआ है तो उससे रिलेटेड देखो, ये आप सीआईडी तो देखते ही होंगे, तो आपने उसमें देखा कैसे वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, ये सारा प्रोसेस होता है। फिर वो पूछताछ करते हैं लोगों से भी, क्लियर है, जिस पर उनको डाउट होता है उनसे वो पूछते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट्स वगैरह, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, वो बहुत कुछ करने के बाद एक चार्जशीट तैयार करते हैं। फिर उन्हें लगता है कि प्रॉपर हमारे पास सबूत आ गए हैं कि जिनसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर बंदा है, इसने ही क्राइम किया है, तो उसके बाद वो कोर्ट में जाकर चार्जशीट को दाखिल करवा देते हैं कि फिर उसका मुकदमा कोर्ट में चलता है। देखो, आपको ना ऐसा लगता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमने पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाई है, तो किसी को भी सजा देने का हक भी पुलिस का ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पुलिस का काम होता है एफआईआर दर्ज करना और जो भी शिकायत आई है उसके ऊपर जांच करना, गवाह इकट्ठे करना, सबूत इकट्ठे करना, ठीक है। बाकी आगे का जो प्रोसेस है कि वो उसने सच में दोषी है या नहीं है, उसने अपराध किया है या नहीं किया है, सबूतों के आधार पर ये जांच करना, ठीक है। और उसके बाद उसको सजा देना, ये काम किसका होता है, ये काम कोर्ट का होता है। ये काम किसका होता है, कोर्ट का, न्यायपालिका का काम होता है। ये क्लियर है, ये काम न्यायपालिका का होता है। ओके, तो ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद देखो, जो पुलिस है ना, वो हमेशा कानून के मुताबिक और मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करती है। उसको हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश, गाइडलाइंस तय किए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। अब देखिए, आपको पुलिस पकड़ कर ले जाए, सपोज करो कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन आपको पुलिस पकड़ कर ले जाए, ठीक है। जैसे कि एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी हुई है कि उनके घर की नौकरानी है शांति, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उन्होंने नेकलेस चोरी किया है, ठीक है। तो
तब वो नेकलेस चोरी के वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बैग में 10,000 रुपये मिलते हैं, तो वो सोचते हैं कि उसने नेकलेस बेच दिया और वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अरेस्ट कर लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं, चार्जशीट फाइल कर देते हैं। तो उसका भाई आता है, कहता है कि वो पैसे हमने 1 साल से इकट्ठे किए हुए हैं और हमारे पास पैसे नहीं है, आप शांति को छोड़ दीजिए। तो इंस्पेक्टर कहता है कि आप कोर्ट में जाइए, ठीक है, जमानत का आदेश लेके आई, उसके बाद हम छोड़ेंगे। तो वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वकील को दे सकूं। वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, ठीक है। तो उसके बाद जो पुलिस है ना, वो उसके भाई को भी पकड़कर अंदर डाल देती है और उसको उनकी पिटाई करती है, उसको ज़बरदस्ती कबूल करवाती है कि तुम एक्सेप्ट करो कि ये क्राइम तुमने किया है, तुम दोनों बहन भाई मिलकर गिरोह चलाते हो, चोरी चकारी करते हो, ये तुम एक्सेप्ट करो। मतलब वो उन्हें ज़बरदस्ती जो काम उन्होंने नहीं किया उन्हें कर एक्सेप्ट, वो मंजूर करने के लिए उन्हें प्रेशराइज कर रही है पुलिस। ठीक है, तो ये उनकी गाइडलाइंस में जारी है, दिया गया है कि जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है पुलिस को। ठीक है, वो जांच पड़ताल के दौरान किसी को जबरदस्ती गुनाह कबूल नहीं करवा सकती है। अगर पुलिस हिरासत में किसी ने कबूल किया है कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, तो वो बात उसके खिलाफ कोर्ट में यूज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी को पता है कि पुलिस वाले मार पीट के भी सच को झूठ और झूठ को सच करवा लेते हैं, तो वो बात अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है कि किसी को भी सताने, पीटने, गोली मारने का अधिकार पुलिस को नहीं है। क्लियर है, पुलिस को नहीं है। देखिए क्या है कि गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा स्पष्ट व सटीक रूप में अंकित होना चाहिए। क्या जो इंसान आपको अरेस्ट कर रहा है उसकी ड्रेस पे, उसकी यूनिफॉर्म पे उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पद जो है वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देना चाहिए, अंकित होना चाहिए। ठीक है, गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंध पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए, उसमें गिरफ्तारी के समय में तारीख का उल्लेख होना चाहिए, उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए, वे गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। ठीक है, अब आपको कोई गिरफ्तार करे तो वो आपको पहले बताएगा ना। अब आपने टीवी सीरियल्स में ये भी देखा कि पुलिस घर पर आती है कि हम आपको अरेस्ट करके ले जाएं, तो वो कह रहे हैं कि आप ऐसे कैसे अरेस्ट करके ले जा सकते, पहले आप अरेस्ट वारंट दिखाइए, है ना। तो ये सब बातें होती हैं, ये आपके पास आपके राइट्स हैं कि आपको जाने का अधिकार है कि अगर आपको पुलिस ले जा रही है तो आखिर क्यों ले जा रही है। ठीक है, गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपनी किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उसे जिले से बाहर रहता है तो 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और रियासत की जगह के बारे में जानकारी भेजी जानी चाहिए। क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद आर्टिकल 22 फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या कहता है कि अगर आपको कोई अरेस्ट करता है तो आपको क्या क्या आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं उसको लेके। तो देखिए, गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। ठीक है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। ये 24 घंटे यात्रा समय को हटाकर हैं। ठीक है, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार, हमने देखा ना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी और आपके पास फंडामेंटल राइट भी। आर्टिकल 22 कहता है कि पुलिस हिरासत में आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार, यातना, टॉर्चर नहीं किया जाएगा आपको। ठीक है, पुलिस हिरासत में इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि आप उसको पीट पीट कर जबरदस्ती उसे कबूल करवा रहे हैं कि हाँ तुम कबूल करो कि ये गलती तुम नहीं की है, हालांकि आपने नहीं की, उसके बाद भी वो आपको जबरदस्ती कबूल करवा रहे हैं, तो वो आपका बयान आपके खिलाफ कोर्ट में यूज़ नहीं हो सकेगा। ठीक है, 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये आपका आर्टिकल 22 आपको कुछ राइट्स देते हैं। उसके बाद है कि सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। अब देखिए भाई, जब शांति को कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज साहिब उनसे पूछते हैं तो वो बताती है कि मेरे पास अपना केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं किसी वकील को हायर कर सकूं, है ना। तो वो ये बात कहती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो पुलिस, जो वो मजिस्ट्रेट हैं, वो उसकी दलील सुनकर खुद एक सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष के लिए उसको वकील देते हैं। किसको? शांति को, ताकि वो सरकारी वकील सरकार के खर्चे पर शांति का केस लड़ सके। अब देखो आर्टिकल 22 के अनुसार जो आपको ना आर्टिकल 22 ये भी कहता है कि जो इंसान
अपने बचाव के लिए मौलिक अधिकार है उसका, ठीक है। तो वो अपने बचाव के लिए वकील के जरिए अपना बचाव करने को उसको मौलिक अधिकार है कि वो अगर किसी कारणवश पैसे की कमी से या किसी और रीज़न से वो वकील नहीं कर सकता अपने लिए, तो सरकार उसको इसकी व्यवस्था करके देगी। ये उसका 22 आर्टिकल फंडामेंटल राइट है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है, ठीक है। सभी को मौलिक अधिकार है, लेकिन उसके पास अब क्या नहीं है, क्या नहीं है, पैसे नहीं है, वो उसके पास वकील नहीं है। तो अब सरकार सरकारी पैसे पर, कोर्ट में जो जज हैं वो सरकारी पैसे पर एक वकील हायर करके शांति का केस लड़ने के लिए कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, ये डीपीएसपी से निकल के आता है, आर्टिकल 39A से, ठीक है। आर्टिकल 39A से कि ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि वकील के जरिए आप अपना बचाव कर सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट है ये कि आपके पास वकील होगा, आप वकील के जरिए अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप वकील नहीं कर सकते हैं, तो आर्टिकल 39 डीपीएसपी में कहा गया है कि राज्य जो है वो आपको वकील मुहैया कराएगा, ये राज्य की जिम्मेदारी है, ठीक है। कि राज्य का कर्तव्य है कि वो आपको एक सरकारी पैसे पर वकील करके दे ताकि वो आपका जो केस है वो लड़ सके। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। क्या क्या पढ़ा हमने कि आर्टिकल 22 कहता है, आर्टिकल 22 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 22 कहता है कि आपको अपने बचाव के लिए एक वकील हायर करने का आपके पास फंडामेंटल राइट है। लेकिन आर्टिकल 39A ये कहता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप किसी कारणवश वकील नहीं कर सकते हैं अपने लिए, तो ये काम राज्य को सौंप दिया गया है कि वो गरीब या किसी वजह से अगर कोई नागरिक वकील नहीं रख सकता तो उसको राज्य जो है वो वकील मुहैया कराएगा। क्लियर है, ये आर्टिकल 39A डीपीएसपी कहता है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है डीपीएसपी, बट ये उनकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी में ऐसा बताया गया है। क्लियर है। देखो, अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब जो सरकारी वकील है ना, वो शांति का वकील ना होकर राज्य का वकील होगा, ठीक है। तो उसका केस कैसे लड़ा जाएगा, जिसने केस शांति के खिलाफ दायर किया है वो बनाम राज्य, ठीक है, बनाम राज्य। तो सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। क्लियर है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती है, पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेशन जो करना था वो कर लिया, लास्ट में उस वकील को जो भी कुछ प्रूफ वगैरह आए हैं, जो भी उसकी कॉपीज हैं वो उसको दी जाती हैं, वो उनके बेस पर केस लड़ता है। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, सबूत और गवाह पेश करे, ठीक है। तो ये होती है सरकारी वकील की भूमिका कि अगर आप अपने पैसे से किसी कारणवश वकील हायर नहीं कर सकते हैं तो आर्टिकल 39A कहता है कि राज्य जो है वो वकील मुहैया करवाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 22 कहता है कि आप वकील के द्वारा अपना बचाव कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट है आपका। और 39A डीपीएसपी में कहा गया है कि राज्य ऐसे लोगों को वकील मुहैया करेगा जो अपने पैसों से नहीं कर सकते किसी कारणवश या गरीबी की वजह से। क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद देखो अब न्यायाधीश की क्या भूमिका है। अब सरकारी वकील भी हायर करवा के दे दिया, क्लियर है, सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई, सारे सबूत आ गए। अब न्यायाधीश की भूमिका क्या होगी। अब देखो, न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है, भाई वही तो फैसले देते हैं कि हाँ आउट है या नहीं है, ये सब कौन बताता है, एम्पायर ही। निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं कौन, न्यायाधीश। न्यायाधीश सारे गवाह सबूत की जांच करते हैं और सबूतों के आधार पर तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अब दोनों पक्षों ने अपने अपने गवाह रखे, ठीक है, सरकारी वकील ने भी और जो दूसरे पक्ष का वकील है उसने भी, सभी के बीच, उन दोनों के बीच में जिरह हुई, बहस हुई, दोनों ने एक दूसरे को दोषी निर्दोष साबित करने की कोशिश की। जितने भी सबूत आए उसके बेसिस पर जज ने ये तय किया कि कौन दोषी है और कौन नहीं, निष्पक्ष भाव से साक्ष्यों के आधार पर, ठीक है। साक्ष्यों के आधार पर तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर वह दोषी है तो कानून में दी गई प्रावधान के हिसाब से सजा देते हैं। आपने सुना होगा, आपने मूवीज देखी, उनमें कहा जाता है कि कानून आईपीसी की धारा इतनी के तहत आपको ये सजा दी जाती है ना। तो ये सब वो कानून के प्रावधानों के हिसाब से फिर जज जो है वो सजा सुनाता है। कैसे, अब देखो न्यायाधीश की भूमिका क्या है
कि वो तय करता है, देखता है, सारे सबूत गवाहों के को मद्देनजर रखते हुए वो कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से ये तय करता है कि जो आरोपी है वो सचमुच दोषी है या नहीं, जो विक्टिम है उसने सच में कोई क्राइम अपराध किया भी है या नहीं। अगर किया है तो वो उसे सजा देता है। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद है कि निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। फ्री ट्रायल से आप क्या समझते हैं? निष्पक्ष सुनवाई, आप देखो निष्पक्ष सुनवाई से ये समझो कि जो शांति है उसको सरकारी वकील हायर करके दिया गया, उसका पूरा मुकदमा जो है वो अच्छे ढंग से फेयर तरीके से लड़ा गया, तभी तो उसको न्याय मिला। अगर ऐसा नहीं होता, अगर जो जज है वो पहले ये स्टीरियोटाइप होके, ठीक है, प्रीजुडाइज होके ये सोच लेता कि हाँ इसको तो ज़रूरत थी, उसकी सिचुएशन को देख के वो ये तय कर लेता कि हाँ ये चोरी कर सकती है, ठीक है, पहले ही मेंटलिटी बना के, तो क्या वो निष्पक्ष न्याय होता? नहीं होता। तो खुली अदालत में मुकदमा चला गया, निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। ऐसा नहीं है कि पहले से उसे दोषी मानते हुए उसको दोषी साबित किया जा रहा है, नहीं, वो एक आरोपी है कि उस पर आरोप लगाए, लेकिन वो आरोप सच्चा है या झूठा ये साबित करने के लिए मुकदमा चलाया गया है। ठीक है, साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया जा रहा है। उन्होंने प्रीजुडाइज स्टीरियोटाइप होकर फैसला नहीं सुनाया कि हाँ भाई गरीब है, चोरी कर सकती है, इसको पैसों की आवश्यकता है, नहीं, उन्होंने पूरे सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 21 का कहता है, आर्टिकल 21 आपके पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का, ठीक है। इसमें कहा गया है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया के आधार पर ही आपके प्राण लिए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको मृत्युदंड कोर्ट दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने किसी को मर्डर कर दिया तो वो उसके आर्टिकल 21 का वोलेशन हो गया। अगर आप निष्पक्ष सुनवाई नहीं करेंगे, उसको ताउम्र कैद दे देंगे या उसको मृत्युदंड दे देंगे, उसने वो किसी झूठे मर्डर केस में फंस गया, तो वो तो उसके आर्टिकल 21 का वोलेशन हुआ ना। तो इसलिए निष्पक्ष सुनवाई बेहद आवश्यक होती है। क्लियर हुआ? अच्छा जी, तो देखिए हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि जांच में पुलिस की क्या भूमिका होती है ना, क्या भूमिका होती है। हम सबसे पहले पुलिस जो है वो FIR दर्ज करती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है। उसके बाद जो पुलिस है ना, वो सारा काम किसके अंडर रह के करती है? मानव अधिकारों को वायलेशन किए बगैर। ऐसा नहीं है कि वो आपको टॉर्चर कर रही है, आपको आपके खिलाफ इल्ज़ाम कबूल करने के लिए प्रेशराइज कर रही है, ये आपके फंडामेंटल राइट का वोलेशन है, ठीक है, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा कि आर्टिकल 22 आपको क्या क्या सुविधाएं देते हैं। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है, कौन होते हैं सरकारी वकील, हमने इसके बारे में जाना। आर्टिकल 22 कहता है कि आप वकील के जरिए आप अपने आप को बचा सकते हैं। और आर्टिकल 39A कहता है कि जो व्यक्ति अपने लिए वकील हायर नहीं कर सकता है उसके लिए सरकार वकील मुहैया कराएगी, ये आर्टिकल 39A कहता है। DPSP में है, आर्टिकल 32 कहता है, ठीक है। और आर्टिकल 32 कहता है कि आप वकील के जरिए अपने आप को बचा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, जो सरकार वकील मुहैया कराती है वो सरकारी वकील होते हैं। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है कि वो सभी सबूतों को देखकर मद्देनजर रखते हुए निष्पक्ष भाव से फैसला सुनाए, सबूतों को ध्यान में रखते हुए, गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कानून में दिए गए प्रावधानों के आधार पर सजा दे। ठीक है, उसके बाद निष्पक्ष सुनवाई होती है कि पहले से ही अपने मन में कोई राय बनाए बगैर साक्ष्यों के आधार पर अच्छा फैसला फ्री, मतलब कि निष्पक्ष न्याय दिया जाए। ठीक है, उसे निष्पक्ष सुनवाई बोलते हैं कि दोनों पक्ष को बराबर की हिस्सेदारी दी जाए अपनी अपनी बातें रखने के लिए। ऐसा नहीं कि एक पक्ष तो अपनी सारी बातें रख रहा है और दूसरे पक्ष को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए तो शांति के लिए सरकारी वकील की सुविधा करवाई गई, क्योंकि उसे भी तो अपनी बातें रखने का मौका मिलना चाहिए। क्लियर है? निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो उसका वॉयलेशन किसी भी हद में नहीं किया जा सकता है। अगर वो कानून के तहत जो तय की गई प्रक्रियाएं हैं ना, उनके आधार पर ही आपके आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हो सकता है। कैसे? अगर आपने कोई मर्डर किया है, कोई क्राइम ऐसा कर दिया है कि आपको सज़ा मिली है, आपको डेथ सेंटेंस मिला है, तो ही आपके आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर आपके साथ निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी, हो सकता है आप गलत झूठे केस में फंसा दिए जाएं, आपको उम्र कैद हो जाए या फांसी की सजा दे दी जाए, तो ये तो आपके आर्टिकल 21 का वॉयलेशन होगा ना। इसीलिए न्याय में देरी होती है। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि चाहे 10 दोषी छूट रहे हैं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। क्लियर है?
तो यहाँ पे आर्टिकल 21 का वॉयलेशन ना हो इसलिए भी निष्पक्ष सुनवाई का होना जरूरी होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।